नमस्कार साथियों, हमने पहले वीडियो में पढ़ा था टाइप्स ऑफ गवर्नेंस इन द वर्ल्ड। उसके अंदर हमने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑथोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा था। फिर उसमें से हमारे देश के अंदर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो हमने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आगे फिर पढ़ा था फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी पढ़ा, फिर पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, यूनिटी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा। फिर हमारे कंट्री के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो हम आज पार्लियामेंट पढ़ने जा रहे हैं। पार्लियामेंट में दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बना कैसे, क्या है पार्लियामेंट, दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, बैकग्राउंड ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बना कर कैसे, कब से बना। पार्लियामेंट हमारे देश के आज़ाद होने से कई सालों पहले का बना हुआ है, इसके पीछे बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ी हिस्ट्री इसके पीछे। फिर है कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की कंपोजिशन में क्या है, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा हैं, उनके मेंबर हैं, और प्रेसिडेंट की पावर पार्लियामेंट में क्या है, प्राइम मिनिस्टर की क्या हिस्सेदारी है पार्लियामेंट में, वो पढ़ेंगे। क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या क्या डिसक्वालिफिकेशन है वो भी पढ़ेंगे। ओथ ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चलिए क्वालिफाइड हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब वो ओथ कैसे लेगा, मतलब शपथ कैसे लेगा, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर सेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सेशन क्या है, तो पार्लियामेंट के 3 सेशन लगते हैं, वो तीनों सेशन के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा सेशन कब और कैसे लगता है। लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है और हम क्या कौन कौन सी लैंग्वेज में भाषा बात कर सकते हैं। फिर है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के कंपोजिशन कैसे हैं, स्टेट से कितने लोग आते हैं, प्रेसिडेंट कितनों को रिकमेंड करता है, कितनों को वहां से, तो ये पूरा हम इसका पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या कंपोजिशन है। और कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा और लोकसभा का भी अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ऑफिशियल ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा को कौन ऑफिशियल है, कौन हैंडल करता है, कौन चलाता है, एग्जीक्यूट करता है, तो वो ऑफिशियल ऑफ लोकसभा भी पढ़ेंगे, मतलब जहां से राज्यसभा है वहां लोकसभा भी है। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं, तो हम इलेक्शन ऑफ लोकसभा भी पढ़ेंगे। टेन्योर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा कितने साल चलता है, तो हम लोकसभा के भी पढ़ेंगे। तो आप अंत तक बने रहिए हमारे साथ, हम एक एक कॉन्सेप्ट हम सीरीज वाइज चलते हैं, कभी ये उठा लिया कभी वो उठा लिया, हम ऐसे नहीं करते, पूरा सीरीज वाइज चल रहे हैं, तो हम और ऐसे ही चलते रहेंगे। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और फ्यूचर ब्राइट को और आगे बढ़ाते रहें। तो हमारा व्हाट इज पार्लियामेंट, देखिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन होते हैं जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चलाते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर को अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे अमेरिका के अंदर इसको कांग्रेस कहा गया है, ठीक है। जापान के अंदर इसको नेशन डाइट कहा गया है, जर्मनी के अंदर इसको मंजलिस कहा गया है, ब्रिटेन के अंदर इसको पार्लियामेंट कहा गया है, और इंडिया के अंदर इसको पार्लियामेंट कहा गया है। ब्रिटेन ने हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया था, तो ब्रिटेन ने हम पे राज किया, तो स्वाभाविक सी बात है जो वो भाषा का इस्तेमाल करते थे, जो उन्होंने छोड़ा, वो छाप हमारे ऊपर भी रह गई। तो इंडिया के अंदर भी इसको पार्लियामेंट कहते हैं। हमारे पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउस है, क्योंकि हम बाई कैमरल है, बाई कैमरल हैं, तो हमारे पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। पार्लियामेंट बना किस आर्टिकल के थ्रू है, तो वो आर्टिकल 79 के थ्रू हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट बना है। हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट कई वर्षों पुराना है, परंतु उस समय इसको पार्लियामेंट नहीं कहते थे। उस समय ऋग्वेदा के अंदर भी इसका प्रेजेंस मिलता है, उस समय इसको सभा और समिति कहते थे। तो चलिए बैकग्राउंड ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट आर्टिकल 79 के थ्रू बना था, मतलब आर्टिकल 79 के अंदर मेंशन किया गया था कि हमारा ऐसा पार्लियामेंट होगा। फिर आर्टिकल 80 के अंदर ये मेंशन किया गया था कि पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेज होंगे, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, परंतु ये सब तो 1947 के बाद हुआ था। बाइकैमरल लेजिस्लेचर हमारे देश के अंदर 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया था, इन 1990 बाय द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1990, बाइकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो उसके अंदर बाइकैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया था। बाइकैमरल लेजिस्लेचर यानी कि हमारे देश के अंदर 2 लेजिस्लेचर होंगे, एक वो उन्होंने कहा था काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरा था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ
पीपल, मल्टीट्यूड ऑफ पीपल। तो उस समय इन्होंने 2 हाउस बनाए थे, काउंसिल ऑफ स्टेट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सबसे जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वालिफिकेशन होती है, जो हमेशा से चलती आ रही है, आपने भले 6th क्लास हो, भले 12th क्लास हो, आपने हमेशा ये पढ़ा होगा, और भले आप इससे ऊपर लेवल भी हो, कि अ पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। फॉर मेंबर ऑफ लोकसभा ही शुड बी मिनिमम एज इज 25, ठीक है। तो उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो हमेशा चलता आ रहा है, हमने कई सालों से पढ़ा है, तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए। और मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए, यहाँ मैं आपको जोड़ दूंगा, मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए मिनिमम एज 25 होनी चाहिए, परंतु मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए यही एज 30 इयर्स है, ठीक है। यही एज मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए 30 इयर्स है। बाकी अ पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया टू बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा भी होता है। तो पॉइंट सेम है, मैंने ये यहाँ अलग से इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अ पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ तक ये राज्यसभा का भी सेम है। तो अ पर्सन शुड बी मेंबर ऑफ अ पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड मिनिमम एज इज 30 ईयर। तो राज्यसभा के लिए 30 इयर्स हो गई, लोकसभा के लिए 25 इयर्स हो गई, बाकी सब सेम है, बस एज डिफरेंस ही है। मेंटल असाउंड पर्सन कैन नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अगर संतुलित नहीं है तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता। पागल व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता, भले वो लोकसभा हो भले वो राज्यसभा हो। ये एज वाला ही है, बाकी सब दोनों में सेम है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में। An individual cannot be a member of both houses। कई व्यक्तियों के मस्तिष्क में ये प्रश्न आता है कि एक व्यक्ति मेंबर ऑफ लोकसभा भी बन जाएगा, राज्यसभा भी बन सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और पर्सन कैन अ मेंबर ऑफ ओनली वन हाउस। तो एक व्यक्ति सिर्फ एक हाउस का, या तो वो लोकसभा का ही रहेगा और या फिर वो सिर्फ राज्यसभा का ही बन सकता है, दोनों हाउसेस का वो नहीं बन सकता। ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति एक हाउस का ही मेंबर बन सकता है, दोनों हाउस का नहीं बन सकता, ठीक है। अ पर्सन कॉन्टेस्ट ऑफ इलेक्शन ऑन मैक्सिमम 2 सीट्स इफ ही वॉन बोथ ऑफ सीट्स देन विद इन अ मंथ ही गिव 1 सीट टू अनदर मेंबर। अगर एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 2 सीटों पे चुनाव लड़ सकता है, अ पर्सन कॉन्टेस्ट इलेक्शन मैक्सिमम 2 सीट्स, एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 2 सीटों पे इलेक्शन लड़ सकता है। अगर वो दोनों सीट जीत गया तो वो अपनी पार्टी के किसी व्यक्ति को वो सीट दे देगा, ये जाहिर सी बात है। और एक हार गया तो फिर एक तो उसके पास रहेगी। 2 सीट्स, एक व्यक्ति 2 सीटों पे कब्जा करके नहीं रख सकता। फिर डिस्क्वालीफाई की बात हो रही तो ये आपको बता देता हूं कि 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इफ अ पर्सन फाउंड गिल्टी टू चेंजिंग हिज पार्टी देन ही विल डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर कोई व्यक्ति पार्टी चेंज करते हुए पार्टी के द्रोही पाया गया, जीतने के बाद, जीतने से पहले कर सकते हैं हारे हुए व्यक्ति, पर जीतने के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो जीतेगा तभी बनेगा, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टी चेंज करने के लिए गिल्टी फाउंड किया गया तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से और हटा दिया जाए। तो कैसे ली जाती है, फिर सेशन ऑफ पार्लियामेंट कैसे होंगे, हम पूरा पॉइंट A to Z सब कुछ आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा के बारे में। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ओथ्स ऑफ पार्लियामेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ओथ यानी शपथ। जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें हम एमपीज और पार्लियामेंट्रीज कहते हैं, वो सब राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं और राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाता है। आपको पता ही होगा शपथ में क्या कहते हैं, हम भारत के नागरिक, हम भारत की प्रतिष्ठा और उनका सम्मान रखेंगे, ऐसे वैसे, तो पूरा वो ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट के सामने। तो ये हो गया ओथ वाला, तो हो गया, क्योंकि ओथ में कुछ इतना है नहीं, बस यही है कि प्रेसिडेंट के सामने वो ओथ लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब है सेशन ऑफ पार्लियामेंट। क्या? सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की 3 सेशन है। देयर आर 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। कितने? 3 सेशन है। पहला बजट सेशन,
पहला क्या है, बजट सेशन, दूसरा है मॉनसून सेशन, दूसरा है मॉनसून सेशन, तीसरा है विंटर सेशन। देखिए 3 सेशन है और तीनों ही सेशन अलग अलग अवधि के अंदर लगते हैं। ये है फरवरी से मई, ठीक है। दूसरा सेशन है अपने जुलाई से सितंबर, जुलाई टू सितंबर। तीसरा सेशन है जो सबको पता है, ये तीसरा सेशन होता है नवंबर से दिसंबर, ठीक है। ये 3 सेशन होते हैं, तीनों अलग अलग सेशन हैं। पहला है बजट सेशन जिसमें बजट पेश किया जाता है फरवरी से मई। इसमें ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि बजट को इन दोनों के बीच में यानी कि मार्च के अंदर बजट को किया जाता है, पेश किया जाता है। फिर मॉनसून सेशन है जो मॉनसून के टाइम होता है, विंटर सेशन जो विंटर के टाइम होता है। फिर दिसंबर के बाद वापस जनवरी के अंदर छुट्टी, फरवरी के अंदर सेशन लगता है, फरवरी से मई। तो ये 3 सेशन है, इन 3 सेशन में पार्लियामेंट लगता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, बिल पेश करते हैं, बजट लाते हैं, तो बहुत कुछ करते हैं। लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट, देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज तो 2 है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज 2 है, एक है हिंदी और दूसरा है इंग्लिश। ऑफिशियल लैंग्वेज 2 है, हिंदी और इंग्लिश। परंतु कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं बोल पाता तो वो अपनी मदर टंग के अंदर बोल सकता है, ये उसको स्वतंत्रता है। तो पार्लियामेंट में आगे है राज्यसभा, लोकसभा 2 हाउस है, तो अब हमें राज्यसभा। देखिए राज्यसभा इज अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था आर्टिकल 79 के तहत ये तय किया गया था कि हमारे देश में पार्लियामेंट होगा। आर्टिकल 80 के थ्रू ये तय किया गया था कि हमारे पार्लियामेंट में राज्यसभा होगा और 81 में लोकसभा। तो राज्यसभा इज अपर हाउस, ठीक है। जैसे मेंबर ऑफ लोकसभा है, जैसे जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि अमित शाह चुने गए हैं मेंबर ऑफ लोकसभा किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो वो उनको हक है कि वो राज्यसभा में भी बैठ सकते हैं, लोकसभा में बैठ सकते हैं। जितने भी मिनिस्टर हैं वो सब राज्यसभा के अंदर भी बैठ सकते हैं और लोकसभा के अंदर भी। आर्टिकल या नोट कर दीजिएगा, आर्टिकल 80 के तहत ये बताया गया कि हमारा एक हाउस होगा जिसका नाम राज्यसभा होगा, ठीक है। हाउस होगा जिसका नाम राज्यसभा होगा। तो उसके अंदर ये बताया गया है कि राज्यसभा के अंदर 250 सीट्स होंगी, 250 सीट्स होंगी, जिसमें से 12 प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट की जाएगी और पीछे बची हुई जैसे 12 प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट कर दी तो पीछे बची 2, 3, 8। तो ये होंगी जो अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में से चुन के आएंगी। 12 को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा इनमें से। अब प्रेसिडेंट इन 12 को किस बेसिस पे नॉमिनेट करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट, आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड ऑल्सो सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विस करेगा, सामाजिक सेवा करेगा और इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट से होगा, तो उनमें से इनको चुना जाएगा 12 जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, ठीक है। परंतु करेंट सिनेरियो के अंदर हमारे राज्यसभा के अंदर है 245 सीट्स, ठीक है, जिसमें से 245 सीट्स में से 12 प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, 4 यूनियन टेरिटरीज से 4 229 स्टेट से आते हैं, 229 डिफरेंट स्टेट से आते हैं, 4 यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, 12 को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है।
मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट किस बेसिस पे नॉमिनेट करता है, इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट हो गए या फिर कोई समाज सेवक हो गया या फिर उन्होंने साइंस की फील्ड के अंदर कोई अच्छा काम किया, जैसे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम थे तो उन्होंने अच्छा काम किया। इसी प्रकार के जो लोग जो अच्छा काम करते हैं, खेल का हो गया जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, तो जो जो अपनी फील्ड के अंदर अच्छा अच्छा काम करते हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ठीक है, 229 लोग राज्यसभा मेंबर स्टेट से आते हैं, 4 यूनियन टेरिटरी से आते हैं और 12 प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। अभी 229 किस बेसिस पे आते हैं? देखिए, जिस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी वहां पे राज्यसभा सीट बना दी जाएगी। कितनी? जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी ही राज्यसभा सीट बना दी जाएगी। भले स्टेट कितना भी बड़ा हो, वो उनके ऊपर मायने नहीं रखता। जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा राज्यसभा की सीटें होगी। भारत के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस राज्य की है? तो उसकी उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में उत्तर प्रदेश आता है। तो उत्तर प्रदेश से 31 सीट्स आती है, परंतु उत्तर प्रदेश से क्षेत्रफल के अंदर राजस्थान ज्यादा बड़ा है, फिर भी राजस्थान से ओनली 10 सीट्स ऑफ राज्यसभा जाती हैं। और मणिपुर, गोवा, इन जैसे राज्यों में जिनमें पॉपुलेशन कम है वहां से एक मणिपुर, गोवा, सिक्किम, ठीक है, मिजोरम, वहां पे सिर्फ एक सीट ही है। तो हमारे यहाँ से 10 लोग चुन के जाते हैं राजस्थान से, और 31 सीट्स होती हैं वो उत्तर प्रदेश से। फिर हम देखेंगे कि ये चुने कैसे जाते हैं। 10 लोग तो हो गए, अब इनको चुनेंगे कैसे? इनको एमएलए द्वारा चुना जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए क्या ये रियल है कि राजस्थान में 200 एमएलए है। ठीक है, राजस्थान के अंदर 200 एमएलए हैं। ठीक है, तो राजस्थान में राज्यसभा के अंदर सीटें तो 10 ही दी जा रही हैं। कितनी? 10 सीटें दी जा रही है। तो कि अब अगर आप सिंपल सी गणित निकालो तो 20 एमएलए मिलके एक मेंबर ऑफ राज्यसभा को भेजते हैं। 20 एमएलए मिलके एक मेंबर ऑफ राज्यसभा को भेज रहे हैं। तो देखिए 10 सीटें हैं। ठीक है, तो अब ये 200 मिलके जिनके ऊपर सहमति करेंगे वो 10 जाएंगे। जैसे कि अब हर पार्टी का अलग अलग राज्यसभा के अंदर अलग अलग मेंबर जाता है। जैसे कि अभी आप अगर करंट सिनेरियो में देखें तो ऑलमोस्ट 100 सीटें यहाँ पे राजस्थान में कांग्रेस ने जीती है। ठीक है, और ऑलमोस्ट 100 से थोड़ी कम है, पर 100 मान लीजिए बीजेपी ने जीती है। ठीक है, तो 5 मेंबर ऑफ राज्यसभा कांग्रेस भेजेगी और 5 मेंबर राज्यसभा बीजेपी भेजेगी, क्योंकि 200 सीटें हैं, 100 हो गई तो इसका भी आधा हो गया। तो जिस पार्टी के पास जितने एमएलए ज्यादा होंगे उसका राज्यसभा के अंदर उतनी सीटें ज्यादा मिलेगी। ये सिंपल सी गणित है। जैसे उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश वहां बीजेपी अपने मेंबर ऑफ राज्यसभा भेजेगी। ये राज्यसभा के मेंबर इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूटिव हाउस से राज्यसभा में सिर्फ चुन के जाते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोई भी बिल राज्यसभा से देखिए प्रॉपर मेजोरिटी से पास हो गया कोई भी बिल, परंतु राज्यसभा के अंदर अगर उनकी सरकार नहीं होगी तो वो उनको पास नहीं होने देंगे। तो दोनों हाउस में जब तक बिल पास नहीं होगा, जब तक वो एक्ट नहीं बनेगा, वो लॉ नहीं बनेगा। राज्यसभा का टर्नियर कितना है? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राज्यसभा का टर्नियर कभी बताया नहीं गया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राज्यसभा का टर्नियर नहीं कहा गया है, परंतु एक मेंबर ऑफ राज्यसभा 6 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। 6 साल से पहले वो जाता नहीं। राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा गया है। परमानेंट हाउस इसलिए कहा गया है क्योंकि राज्यसभा में एक साथ सारे मेंबर नहीं जाते। जैसे लोकसभा में होता है कि 5 साल की अवधि है, 5 साल के अंदर वापस इलेक्शन हुआ, दूसरी पार्टी आ गई तो जितने वो पहले चुने हुए थे हार गए, वो गए, जीत गए, वो वापस बैठ गए। ऐसा इसमें कुछ नहीं। इसमें ये है कि 6 साल में ये होता है और ओनली 2/3, ठीक है, 2/3 मेंबर ही इसमें हर 6 साल में हटाए जाते हैं। ठीक है, 2/3 इसलिए क्योंकि हर 2-2 साल की अवधि के अंदर राज्यसभा के इलेक्शन होते रहते हैं। जिस स्टेट में जैसा होगा उस अनुसार इलेक्शन होते रहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मान लीजिए राज्यसभा है, ठीक है, तो राज्यसभा के अंदर मेंबर ऑफ राज्यसभा बैठे हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ राज्यसभा बैठे हैं।
ठीक है, मेंबर ऑफ राज्यसभा बैठे हैं। तो 2/3 लोग, जैसे ये 4 का इनका 6 साल का अंतराल पूरा हो गया, ठीक है, 6 ईयर पूरा हो गया, तो ये चले गए, तो ये पीछे वाले आगे आ जाएंगे, ये और आगे आ जाएंगे, और यहाँ पे एक नई रो आ जाएगी जो यहाँ बैठ जाएगी। तो इसलिए परमानेंट हाउस कहलाता है, क्योंकि सारे लोग एक साथ ये कभी नहीं जाते, ये एक एक करके सब लोग जाते हैं, इसलिए इसको परमानेंट हाउस कहा गया है। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ बताया नहीं गया, पर इसका 6 ईयर एक मेंबर का टर्न्योर माना गया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑफिशियल्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के ऑफिशियल कौन होते हैं? देखिए, वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, लोकसभा में स्पीकर होते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन कहलाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का स्पीकर होता है। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जैसे हमारे कंट्री के अंदर कोई पोस्ट है नहीं, परंतु जो राज्यसभा का चेयरमैन बनता है वो ऑटोमेटिक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाने लग जाता है। ये ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिस्टम है, हर चीज के पीछे कोई कारण नहीं होता, इसलिए इसके पीछे भी कोई कारण नहीं है। तो जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन को अगर अपना इस्तीफा देना होगा, किसको देगा? डिप्टी चेयरमैन को। एंड वाइस वर्सा, डिप्टी चेयरमैन को अपना इस्तीफा देना होगा, चेयरमैन को देगा। उसी प्रकार लोकसभा के अंदर स्पीकर को अपना इस्तीफा देना होगा तो डिप्टी स्पीकर, और डिप्टी स्पीकर अपना इस्तीफा स्पीकर को देगा। तो चलिए, राज्यसभा यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं लोकसभा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब है लोकसभा। लोकसभा यानी लोगों की सभा, लोगों की सभा मैंने सीखा है लोकसभा। देखिए, लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी बता रहा हूँ, आर्टिकल 79 के थ्रू बना है पार्लियामेंट, ठीक है। आर्टिकल 79 के अंदर बना है पार्लियामेंट, 18 के अंदर राज्यसभा, 18 के अंदर राज्यसभा, और 81 में लोकसभा। क्या? लोकसभा 81 में बना है लोकसभा। तो इन 3 आर्टिकल के अंदर लोकसभा बना है। पार्लियामेंट के हमारे बाइकैमरल है, तो लोकसभा राज्यसभा, राज्यसभा है अपर हाउस, लोकसभा है लोअर हाउस, ठीक है। तो बाइकैमरल रूल है, तो अब हम लोअर हाउस यानी लोकसभा की बात करेंगे। लोकसभा लोअर हाउस है पार्लियामेंट का। लोकसभा के अंदर, हमारे देश के अंदर लोकसभा में 545 सीट्स हैं। कितनी? 545 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से 530 अलग अलग स्टेट से चुन के आते हैं, और 13 यूनियन टेरिटरीज, दो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। अब आप पूछेंगे 530 स्टेट पे किस बेसिस पे आते हैं? जिस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन होगी उस स्टेट के उतने ज्यादा मेंबर होंगे, ठीक है। यूं नहीं कि सब पे फिक्स हो गए, नहीं, पॉपुलेशन। जैसे कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए यूपी से 80 मेंबर ऑफ लोकसभा चुने जाते हैं। महाराष्ट्र से 43, ये महाराष्ट्र का बता रहा हूं, महाराष्ट्र, ठीक है। राजस्थान से चुने जाते हैं 25, ठीक है। तो जिस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन होगी उतने ही मेंबर ऑफ लोकसभा चुने जाएंगे। जिस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन होगी उतने मेंबर ऑफ लोकसभा चुने जाएंगे। फिर यूनियन टेरिटरीज की भी पॉपुलेशन अनुसार, फिर ये प्रेसिडेंट 2 लोगों को किस बेसिस पे नॉमिनेट करते हैं? इनको करते हैं एंग्लो इंडियन। ये 2 लोग हैं वो एंग्लो इंडियन है। और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी 47 सीटें रिजर्व रखी हुआ। तो लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है? देखिए, राज्यसभा में हमें पता है हमारे हाथ कुछ नहीं होता। हम जिन एमएलए को चुनते हैं वो एमएलए अपनी मर्जी से, भले वो रिश्वत लेके चुने, भले वो पार्टी पॉलिटिक्स करे, किसी भी आधार पे, वो हमें उसके बारे में ज्ञात नहीं है, परंतु वो राज्यसभा के मेंबर चुन लिए जाते हैं। परंतु लोकसभा में ऐसा नहीं है। लोकसभा में एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू जिनकी एज 18 ईयर हो गई है, 18 वर्ष हो गई है, वो व्यक्ति
अपना बहुमूल्य वोट देके मेंबर ऑफ लोकसभा को चुनता है। ऑफ लोकसभा, देखिए मेंबर ऑफ लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। लोकसभा के मेंबर डायरेक्टली हम चुनते हैं, राज्यसभा से तो हमसे ये हक नहीं है क्योंकि वहाँ पे एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वाले चुन लेते हैं, पर इनमें हम डायरेक्टली चुन सकते हैं जिनका नाम जो 80 इयर्स के हैं और 80 इयर्स से ज़्यादा है और जिनका नाम वोटर लिस्ट के अंदर रजिस्टर हैं, वो व्यक्ति मेंबर ऑफ लोकसभा को चुनते हैं, मेंबर ऑफ लोकसभा को चुनते हैं। तो वहाँ पे हमारा डायरेक्ट हक है और हम भी मेंबर ऑफ लोकसभा बन सकते हैं चुनाव में खड़े होकर। पर राज्यसभा में ऐसा नहीं है, वो इतना शार्प प्रोसेस नहीं है, वहाँ पे पैसे देके भी एमएलए से चुनवा देते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स चलती है, जो लोग लोकसभा में आ जाते हैं उनको राज्यसभा में भेज देते हैं, ठीक है। तो ये मेंबर ऑफ लोकसभा का प्रोसेस है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं टेन्योर ऑफ लोकसभा, ठीक है। टेन्योर ऑफ लोकसभा, देखिए टेन्योर ऑफ लोकसभा है 5 ईयर, कितना, 5 साल। टेन्योर ऑफ लोकसभा है 5 साल। जिस दिन पहली मीटिंग हुई है लोकसभा की जीतने के बाद, उसी दिन के 5 साल तक लोकसभा चलेगा। 5 साल होते ही लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा और जो नई पार्टी जीतेगी या फिर नए लोग, पार्टी जो भी जीते, जितने लोग जीतेंगे वो लोकसभा के अंदर बैठेंगे। इससे पहले अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, पर उसके लिए वो प्राइम मिनिस्टर की परमिशन लेता है ज़्यादातर, ठीक है। तो वो प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को 5 साल से पहले भी। अब 5 साल की टर्न्योर तो है, परंतु अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई तो 6-6 महीने करके 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे खिसकाया जा सकता है। इसलिए इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ये 6 ईयर हो जाता है टेन्योर ऑफ लोकसभा। प्रेसिडेंट चाहे तो इससे पहले भी खत्म कर सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा। देखिए लोकसभा का जो प्रोसीडिंग ऑफिसर होता है वो होता है स्पीकर, जैसे राज्यसभा के अंदर था चेयरमैन, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। भारत का पहला, मैं आपको बता दूं, भारत का पहला लोकसभा का स्पीकर थे गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। गणेश वासुदेव मावलंकर, आप उन्हें लिखा के भी दिखा देता हूँ, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। ये थे राज्यसभा के पहले लोकसभा के पहले स्पीकर, ठीक है। और अगर स्पीकर को अपना इस्तीफा देना होता है तो वो वाइस स्पीकर को देता है, डिप्टी स्पीकर को देता है, और डिप्टी स्पीकर को देना होता है तो वो स्पीकर को देता है। अगर मेंबर ऑफ लोकसभा चाहते हैं कि हम उनको स्पीकर को हटाएं तो वो स्पीकर को हटा सकते हैं, परंतु उससे 14 दिन पहले उनको ये नोटिस देना होगा। अगर कोई बिल है, कोई एक्ट है जिसमें अगर कंफ्यूजन है और दोनों तरफ से 50-50 मेजोरिटी में अटका हुआ है तो वो स्पीकर अपना वोट देके और अपना डिसीजन लेके उस बिल को पास कर सकता है, ये भी स्पीकर के पास अधिकार होता है। देखिए अब लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया। अब मैं आपको कुछ की फीचर्स बता देता हूँ लेजिस्लेचर का, लेजिस्लेशन का, ठीक है। एक है मनी बिल, ठीक है। मनी बिल होता है वो ओनली मनी बिल जो होता है, यानी फाइनेंशियल बिल मनी बिल होता है, वो सिर्फ लोकसभा के अंदर ही प्रेजेंट किया जा सकता है, राज्यसभा के अंदर प्रेजेंट नहीं कर सकते मनी बिल को। मनी बिल के अंदर लोकसभा को ज़्यादा पावर होता है, वैसे राज्यसभा के कंपेरिजन में लोकसभा को बिल के अंदर ज़्यादा ही पावर होता है। फिर एक और की पॉइंट है ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेज, अगर किसी मुद्दे पे दोनों हाउस का ज्वाइंट सेशन बुलाया गया, यानी मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा एक ही हाउस के अंदर बैठेंगे, यानी लोकसभा के अंदर दोनों को एक साथ बुलाया गया है, तो उसके अंदर प्रेसिडेंट की परमिशन रखनी पड़ेगी और प्रेसिडेंट की परमिशन से ज्वाइंट हाउस बुलाया जाएगा और उस ज्वाइंट हाउस को संबोधित भी प्रेसिडेंट ही करेगा, ठीक है। अगर मनी बिल पास करना होगा तो उसके अंदर लास्ट में प्रेसिडेंट का साइन लगेगा, और कोई भी बिल पास करना होगा तो लोकसभा के अंदर फुल मेजोरिटी से पास किया जाएगा, फिर वो राज्यसभा के अंदर भेज दिया जाएगा और राज्यसभा से फाइनली, इसका देखिए ये प्रोसेस है। लोकसभा के अंदर उस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, वो इंट्रोड्यूस करके राज्यसभा के अंदर भेजा गया, इंट्रोड्यूस किया गया और यहाँ से इस बिल को पास कर दिया गया, फिर लोकसभा के अंदर भेजा, लोकसभा से ये बिल पास हो गया, फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और अगर प्रेसिडेंट ने इस पे साइन कर दिया तो ये बिल एक्ट बन जाएगा। तो ये प्रोसेस है, लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो पास हो जाएगा। इसमें राज्यसभा में भी बिल पेश कर सकते हैं, फिर लोकसभा में भेजना पड़ेगा, लोकसभा से प्रेसिडेंट पास कर सकता है, परंतु ज्यादातर बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, राज्यसभा में इतना हक नहीं है, ना ही उनको इतना हक दिया गया है,
ठीक है। अगर लोकसभा से राज्यसभा में भेजा, राज्यसभा ने इसमें कमी निकाली और वापस भेजा, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 बार भेज सकता है, उसके बाद साइन तो करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया जॉइंट सेरेमनी। अगर अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर अमेंडमेंट करना होगा तो दोनों हाउस के अंदर सेपरेटली उसको अमेंडमेंट को पास करना पड़ेगा। तो चलिए ये था आज का पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।